हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 7 और उसका पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम चैप्टर जो 7 है एवोल्यूशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो 6 चैप्टर थे वो चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस जो पार्ट फर्स्ट है 7 चैप्टर का, इसमें एवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखेंगे। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। नीट को जो स्कोर करने वाले हैं, नीट को जो फाइट करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 12th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी कोई कंपटीशन क्लासेस हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो का फुल सेशन आप एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Evolutionary biology is the study of history of life form on earth। बायो की एक ब्रांच है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो ये जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ये क्या करती है कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो लाइफ की हिस्ट्री है, लाइफ कैसे बनी, किस तरीके से बनी, कहाँ पर बनी, कहाँ पर पहली लाइफ का ओरिजिन हुआ, इन सब चीज़ों के साथ में डील करती है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ इवोल्यूशन। तो हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हम इवोल्यूशन किसे बोलें। आपने इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज था वो 10th क्लास में ले लिया था, वहाँ पर भी इवोल्यूशन का थोड़ा सा कंसेप्ट था। बट फिर भी यहाँ पर हम इवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन की जो है स्टडी कैसे की जाती है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना। अब इवोल्यूशन में क्या होता है, फ्लोरा और फौना के अंदर चेंजेस होते हैं। व्हाट इज द फ्लोरा? फ्लोरा इज द टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड फौना इज द टोटल नंबर ऑफ द एनिमल्स विच प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो फ्लोरा यानी प्लांट्स और फौना यानी एनिमल्स। तो फ्लोरा और फौना का जो है हम इनके चेंजेस को देखेंगे दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ। और फ्लोरा हो चाहे फौना हो, इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो मिलियन ईयर्स में आते हैं। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इन्हीं जो ये चेंजेस जो हैं इन्हीं की जो जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसके कंटेक्स्ट में करते हैं, वो करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के कंटेक्स्ट में। यानी हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझते हैं तो फ्लोरा और फौना के अंदर आने वाले चेंजेस को भी समझना पड़ता है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखते हैं तो हमें इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को भी समझना पड़ता है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स को भी समझना पड़ता है, साथ साथ में इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को भी हमें समझना पड़ता है कि किस तरीके से ये यूनिवर्स जो है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका निर्माण हुआ है। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑल द कंस्ट्यूड एंड कंजक्चर्ड स्टोरीज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो इनके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए हैं जिनको कि हम स्टोरीज के रूप में देखते हैं। यानी इवोल्यूशन से जुड़ी हुई बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको हमें यहाँ पर समझना होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लानेट अर्थ इज द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। ये जो स्टोरी है जिसमें कि हम क्या करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को देखेंगे। तो इन दोनों को देखने से हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा वो मिलेगा, नॉलेज मिलेगा कि जो अर्थ है, प्लानेट है हमारा, उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कितनी है। और इसके साथ साथ में हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को भी देखेंगे और साथ साथ में बैकग्राउंड के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि यूनिवर्स जो डेवलप हुआ उसका बैकग्राउंड कैसे था, कैसी कंडीशंस थी पहले और आज कैसी कंडीशंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ओरिजिन ऑफ लाइफ की किस तरीके से लाइफ ओरिजिन हुई। व्हेन वी लुक एट द स्टार्स, जब हम स्टार्स को देखते हैं, ऑन द क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन द टाइम। अगर हम किसी एक साफ रात के अंदर तारों को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट के अंदर झांकते हैं। बैक इन द टाइम मतलब पास्ट में जाना, प्रीवियस ईयर्स को याद करना। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इनटू लाइट ईयर्स। आपको पता है ये जो तारे होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस नापा जाता है वो लाइट ईयर्स में नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो स्टेलर जो डिस्टेंसेज हैं वो कैसे नापी जाती हैं, वो लाइट ईयर्स में नापी जाती हैं। आप लोगों को फिजिक्स में अच्छी तरीके से पता है। What we see today in as object whose emitted light started its journey million of years back। आज जो हम एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो बहुत दूरी से हमारी तरफ लाइट को छोड़ रहा है, तो ये जो लाइट आ रही है हमारी तरफ से, इसने जो अपना एवोल्यूशन स्टार्ट किया था, अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो बहुत मिलियन ईयर पहले से स्टार्ट कर दी थी। एंड फ्रॉम ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर
ये जो इन्होंने जर्नी अपनी की है, कितनी जर्नी की इन्होंने, ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर की जर्नी की है, एंड रीचिंग आवर आईज नाउ, और ये जो लाइट आती है वो ट्रिलियन ईयर की जर्नी क्रॉस करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। यानी अब आप देख सकते हैं कि ये जो तारे होते हैं हमसे कितना दूर होते हैं। ये सब ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में है। हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में देखते हैं, आसपास देखते हैं, वी सी दैम इंस्टेंटली, हम उनको अचानक से देखते हैं, एंड हेंस in the present time to therefore where we see stars we apparently are peeping into the past। अगर हमने किसी भी चीज़ को अपने पास देखा है, मतलब उसको तो हमने इंस्टेंट देखा है, यानी हमने प्रेजेंट में बात की है। लेकिन अगर हम किसी स्टार को देखते हैं तो एक्चुअल में हम पीप करते हैं, झांकते हैं कहाँ पर, पास्ट में, क्योंकि उस लाइट को हमारे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ट्रिलियन ईयर किलोमीटर की डिस्टेंस को मतलब एक तरीके से तय करना होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना मतलब प्रेजेंट में देखना होता है, और किसी भी स्टेलर को या स्टार्स को देखना क्या होता है, पास्ट के अंदर पीपिंग करना होता है, देखना होता है, पास्ट को देखना होता है। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज यूनिक इवेंट। अब हम देखें कि जो लाइफ का बनना था, लाइफ का जो ओरिजिन था, एक ये यूनिक इवेंट था हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। जो हिस्ट्री हमारी यूनिवर्स की, उसमें ये क्या था, एक यूनिक इवेंट था। द यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट अ स्पैक। स्पैक का मतलब था धब्बा। अगर ये पूरी की पूरी जो है, हम ये कहें कि मतलब ये क्या है कि इस पे एक जैसे यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स पे जो अर्थ है वो अर्थ क्या है, एक धब्बे के समान है। ये यूनिवर्स है पूरा और ये अर्थ है। तो यूनिवर्स इतना बड़ा और अर्थ इतनी सी, यानी कि एक ये धब्बा जैसा लग रहा है अपने को, स्पैक लग रहा है कि एक छोटा सा अर्थ जो है वो स्पैक है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, यूनिवर्स बहुत ही ओल्ड है, बहुत पुराना है। और कितना ओल्ड है ये आपको कंपटीशन के लिए याद रखना है। यूनिवर्स जो ओल्ड है वो है 20 बिलियन ईयर ओल्ड। आज के 20 बिलियन ईयर पहले हमारी यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज का मतलब है आकाश गंगाएं, उनके बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, कंप्राइज द यूनिवर्स। इन सभी गैलेक्सीज ने मिलकर, इन सभी आकाश गंगाओं ने मिलकर हमारी यूनिवर्स का निर्माण किया है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट। ये 12th का हिट क्वेश्चन है, 12th में पूछा जाता है व्हाट इज द गैलेक्सीज, गैलेक्सीज क्या होती हैं। तो आप इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, गैलेक्सीज क्या होती हैं। गैलेक्सीज जो होती हैं ये इनके अंदर स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ गैसेज और डस्ट पाए जाते हैं। कंसिडर द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पैक, हमने ये भी बात कर ली है। अगर यूनिवर्स और अर्थ का कंपेयर करें तो अर्थ तो मात्र एक स्पैक यानी कि एक धब्बा है, एक स्पॉट है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने हमारे जो यूनिवर्स था उसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इट टाक ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। उन्होंने कहा कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, अनइमेजिनेबल, जिसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। द यूनिवर्स एक्सपांडेड, इसी विस्फोट के साथ यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हुआ, मतलब उसने अपनी एरिया को, अपनी लेंथ को, अपने शेप को इंक्रीज किया। एंड हेंस द टेम्परेचर कैम डाउन, और धीरे धीरे जो तापमान था, जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा था, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस था या 800 डिग्री सेल्सियस था, वो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो आप याद रखिए हाइड्रोजन और हीलियम जो थे वो गैसेस बनी, और जैसे ही ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी, ये गैसेस क्या हुई, कंडेंस हुई। कंडेंसेशन का मतलब आपको पता है, जब लिक्विड फॉर्म जो होती है, जो गैसियस फॉर्म होती है, गैस फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। तो जब गैस फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो कंडीशन कहलाती है कंडेंसेशन, कंडेंस्ड। तो जैसे ये जो गैसेस थी ये कंडेंस्ड हुई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ग्रेविटेशन के अंडर में इन्होंने क्या किया, फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। इन्होंने गैलेक्सीज का निर्माण किया, मतलब ये गैसेस जो थी कंडेंस हुई और इन्हीं से गैसेस का निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है हिट 1 मार्क का, कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, तो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी, उसमें सोलर सिस्टम पाया जाता है। अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर बैक। अर्थ का निर्माण हमारी जो ये मिल्की वे गैलेक्सी इसमें कब हुआ, इसमें हुआ 4.5 बिलियन ईयर बैक। यूनिवर्स बना 20 बिलियन ईयर बैक, और जो हमारी अर्थ बनी वो बनी 4.5 बिलियन ईयर बैक। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ अर्ली, जब हमारी अर्थ बनी थी तब वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन नहीं थी, कोई वातावरण नहीं था, कोई गैसेस नहीं थी, कोई टेम्परेचर नहीं था। वाटर वेपर, मैथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाटर वेपर की, उसके बाद में मेथेन की, CH4 की, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, अमोनिया NH4 रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मासेज। ये मोल्टन मास के रूप में निकली थी। मोल्टन का मतलब होता है द्रव, लिक्विड। ये सारी गैसेस जो थे ये सारे लिक्विड के फॉर्म में निकले थे और उन्होंने लिक्विड के फॉर्म में निकलकर मोल्टन मास के रूप में निकलकर पूरी सरफेस को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सन की तरफ से जो ये लाइट आई हमारी तरफ, कौन सी लाइट, यूवी रेज आई, और यूवी रेज ने क्या किया, जो वाटर था उसको कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और द लाइटर हाइड्रोजन, ये जो लाइटर हाइड्रोजन थी जिसका बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहते हैं बहुत ज़्यादा लाइट होती है, वो तो एस्केप हो गई, एनवायरमेंट में निकल गई, और जो ऑक्सीजन बची वो ऑक्सीजन क्या हुई, अमोनिया के साथ कंबाइंड हुई, मेथेन के साथ में कंबाइंड हुई, और फाइनली किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का भी फॉर्मेशन हुआ। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म। आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर जो है स्फीयर्स कई हैं, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अगर दिस इज द अर्थ के ऊपर का जो पहले आता है ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद में आपको जो मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के बाद में एक्सोस्फेयर। तो ये 4 लेयर्स जो हैं, दिस इज द एक्सोस्फेयर, दिस इज द आयनोस्फेयर एंड दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर एंड दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऊपर ओजोन जो है एक लेयर बनाती है, O3 के मॉलिक्यूल एक लेयर बनाते हैं, तो ये लेयर कहलाती है ओजोन लेयर। ये O3 लेयर है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओजोन भी 2 टाइप की होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। तो बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर लेयर में होती है और गुड ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। गुड ओजोन क्या करती है, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ के ऊपर आने से रोकती है, और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पे आ जाएं तो हमारे ह्यूमंस को स्किन कैंसर जैसी बहुत ही ड्रास्टिक जो डिजीजेज हैं वो हो सकती हैं। तो इस तरीके से ओजोन लेयर हमारा एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, कवरिंग है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती हैं। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड। धीरे धीरे जैसे ये कूल हुई, द वाटर वेपर फॉल एज रेन। ये जो वाटर वेपर थी हमारे अर्थ के ऊपर रेन के फॉर्म में आई, बारिश का फॉर्मेशन हुआ, रेन्स बनी टू फिल द डिप्रेशंस। जो खाइयाँ थी, गड्ढे थे, उनके अंदर पानी भरा और ओशंस का फॉर्मेशन हो गया, समुद्र बन गए। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो अर्थ बनी थी ये कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर बैक। इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से अगर हम 500 मिलियन ईयर्स को हटा दें तो लगभग 4 बिलियन ईयर बैक जो थी अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। तो आप ये याद 3-4 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ज़रूर याद रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, आज के 20 बिलियन ईयर बैक। उसके बाद में जो हमारी अर्थ थी वो कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर बैक, और उसके ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4 बिलियन ईयर बैक। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद जिस लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस। क्वेश्चन था, साइंटिस्ट के दिमाग में बार बार क्वेश्चन चल रहे थे कि ये जो लाइफ है ये क्या बाहर के किसी स्पेस के अंदर से आई है या अर्थ के ऊपर ही थी। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी, ये जो लाइफ थी ये बाहर कहीं से अर्थ के ऊपर आई थी। अर्ली ग्रीक थिंकर्स, सबसे पहले जो आपको पता है थिंकर्स जो थे वो ग्रीक के थे, एरिस्टोटल लाइफ। तो ग्रीक थिंकर्स ने क्या सोचा कि लाइफ के लिए कुछ यूनिट्स जिम्मेदार होती हैं, और उन यूनिट्स को उन्होंने कहा स्पोर्स। यानी जो लाइफ है वो किसके माध्यम से हमारे यहाँ पर आई है, पृथ्वी के ऊपर स्पोर्स के माध्यम से आई है। और ये जो स्पोर्स थे ये डिफरेंट प्लानेट से आए हैं, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर। यानी कि जो बाकी के प्लानेट्स थे वहाँ से स्पोर्स ट्रांसफर हुए और वो ट्रांसफर होकर कहाँ पर पहुँचे, अर्थ के ऊपर पहुँचे, और उन्होंने यहाँ पे लाइफ को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो थ्योरी है पैनस्पर्मिया की थ्योरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी। आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। आज जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट आइडिया जो है वो पैनस्पर्मिया का है आज भी। पैनस्पर्मिया थ्योरी क्या कहती है, पैनस्पर्मिया थ्योरी भी यही बताती है कि जो लाइफ जो बनी अर्थ के ऊपर वो किसके माध्यम से बनी, स्पोर्स के माध्यम से बनी। और ये स्पोर्स कहाँ से आए थे, ये डिफरेंट प्लानेट से आए थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज आल्सो बिलीव, बहुत लंबे समय तक ये भी बिलीव किया गया दैट लाइफ केम आउट ऑफ द डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। तो ये भी एक विचार था, वैज्ञानिक मानते थे कि लाइफ जो है वो कहाँ से बनी है, डिकेइंग यानी सड़े गले, और जो रोटिंग मैटर होते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ यानी कि मतलब कोई भी हम ये कह सकते हैं घास फूस, और ये जो मड यानी कि कीचड़ है, यहाँ से लाइफ का जो है प्रादुर्भाव हुआ, ओरिजिन हुआ, यहाँ से लाइफ आई। ये सेकंड थॉट था। पहला थॉट था स्पोर्स का, दूसरा थॉट था स्ट्रॉ और मड जैसे कीचड़ वगैरह से लाइफ के डेवलप होने का।
और ये जो थ्योरी थी जिसमें ये सोचा जाता था कि जो लाइफ है वो कीचड़ से डेवलप हुई है, तो इस थ्योरी को कहा गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन। दिस वाज द थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अपने आप पैदा होना, लाइफ का अपने आप पैदा होना, ये विचार क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो सेकंड थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। इसको पोस्टुलेट किया था लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसके बाद में तीसरे जो वैज्ञानिक आए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या कहा? लुईस पास्चर ने केयरफुल ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो ना तो किसी स्पोर से आती है और ना ही किसी स्ट्रॉ, मड, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं इनसे आती है। ये जो लाइफ है ये कम्स होती है, कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, पहले से ही जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वहाँ से आती है। He showed that in pre-sterilized flask, उन्होंने एक प्री स्टरलाइज फ्लास्क लिया। फ्लास्क का शेप आपको पता है, इस तरीके का एक शेप उन्होंने लिया लेबोरेटरी के अंदर, फ्लास्क लिया। और जो ये फ्लास्क था ये प्री स्टरलाइज्ड था, इसके अंदर पहले से ही बैक्टीरिया, वायरस और फंगी थी, उसको डिस्ट्रॉय किया जा चुका था। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट। इस प्री स्टरलाइज फ्लास्क के अंदर उन्होंने क्या किया? कुछ यीस्ट के जो थे सब स्पोर्स डाल दिए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो यीस्ट थी जो पहले से किल थी, यहाँ पर नई यीस्ट डेवलप नहीं हुई। वाइल इन अदर फ्लास्क ओपन टू एयर, इसको तो इन्होंने एयर टाइट किया था, एयर टाइट बना दिया था इसको, लेकिन एक दूसरा फ्लास्क उन्होंने लिया और दूसरे फ्लास्क को उन्होंने ओपन छोड़ दिया और इसमें भी उन्होंने यीस्ट ली, किल्ड यीस्ट थी। बट यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर न्यू लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट। जो फ्लास्क ओपन था उसमें मरी हुई यीस्ट से नई यीस्ट बन गई, लेकिन जो पुराने वाला प्री स्टरलाइज फ्लास्क था उसमें मरी हुई यीस्ट से नई यीस्ट नहीं बनी। तो रीज़न क्या है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये नए ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट्स के साथ में ही क्या हुआ, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी ये डिसमिस हो गई एंड फॉर ऑल। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर दैट फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। लेकिन स्पॉन्टेनियस जनरेशन को तो उन्होंने डिफीट किया, उनको कैंसिल करवा दिया, बट फिर भी ये वाली थ्योरी भी ये नहीं बता पाई कि फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म है वो कहाँ से आई या वो कहाँ से आती है। ऑपेरिन ऑफ रशिया। अब न्यू साइंटिस्ट की हम बात करें तो पहले साइंटिस्ट थे ऑपेरिन, ये कहाँ के थे? रशिया के थे, और दूसरे साइंटिस्ट थे हेल्डन, ये थे इंग्लैंड के। तो ऑपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द लाइफ फर्स्ट कम फ्रॉम लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, वो आई है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने मिलकर लाइफ का ओरिजिन करवाया है। वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, एक्सेट्रा। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ बाय प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। तो उन्होंने जो था फोर्थ आइडिया दिया, और फोर्थ आइडिया कौन सा था? केमिकल एवोल्यूशन का था, जिसको कि हम आज तक फॉलो करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ने मिलकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए हैं। द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर। जब ये सब स्थितियां चल रही थी, केमिकल एवोल्यूशन हो रहा था, उस समय की कंडीशंस की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या कंडीशन थी। तो याद रखिएगा उस समय टेम्परेचर क्या था? हाई था। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स यानी ज्वालामुखी के जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, ज्वालामुखी जो फटते हैं वो फटते थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत कम था। कंटेन CH4, उसके अंदर सिर्फ मिथेन, अमोनिया जैसी गैसेस पाई जाती थी। तो 1953 के अंदर एक और वैज्ञानिक थे एसल मीलर। हाइपोथेसिस तो ऑपेरिन और हेल्डन ने दे दी थी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम किया एसल मीलर ने। ये उन्हीं के बराबर थे जिसमें हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। तो जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया जा रहा था 1953, उसी समय 1953 में एसल मीलर जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन, जो पुराने ज़माने की कंडीशंस थी उनको लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया। उसी कंडीशन को ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क। उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क लिया और उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया। ये देखिए, ये क्लोज फ्लास्क है एक, और उसमें इलेक्ट्रोड के माध्यम से इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया। और इस फ्लास्क में उन्होंने चार गैसेस का मिक्सचर लिया। एक तो मेथेन का लिया, एक हाइड्रोजन, एक अमोनिया और एक वाटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फ्लास्क है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का कि फ्लास्क में उन्होंने क्या क्या लिया था। तो आप याद रखिए, उन्होंने मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर, ये 4 चीज़ें ली थी उन्होंने फ्लास्क के अंदर ली थी। एंड वेपर एट द 800 डिग्री सेल्सियस। और जो इन्होंने ये इलेक्ट्रोड लगाए थे, इसके माध्यम से इन्होंने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया था? 800 डिग्री सेल्सियस। उस समय जैसे टेम्परेचर था वैसी ही कंडीशन इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट की थी। तो ये सब करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एसल मीलर।
ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उन्होंने देखा कि जब हम इन चीज़ों को इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर मिक्स करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। फ्लास्क के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है, अमीनो एसिड का। तो आप याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि जब इन चीज़ों को मिलर ने मिलाया तो सबसे पहला जो सब्सटेंस था वो क्या बना, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बना वो बना था अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक ही होता है। In similar experiment, other observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments and fats। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट बाकी के और भी वैज्ञानिकों ने किए, बार बार किए। तो उन्होंने देखा कि कई बार शुगर बनती है, कई बार नाइट्रोजन बेसेस बनते हैं, कई बार पिगमेंट्स बनते हैं और फैट्स भी बनती हैं। एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेन। अब जो ये उल्कापिंड गिरते हैं, आप पढ़ते होंगे पेपर्स में कि बार बार किसी दूसरे ग्रह से उल्कापिंड का टुकड़ा अर्थ के ऊपर आया, पृथ्वी के ऊपर आया, तो उनको कहते हैं मीटियोराइट। तो मीटियोराइट के कंटेंट की अगर हम स्टडी करें तो वो रिवील करेगी, वो स्टडी हमें बताएगी सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। तो हम उल्कापिंडों की स्टडी करके हमें पता लगता है कि जो हमारे लाइफ अर्थ के ऊपर जो प्रोसेसेस चल रही हैं वो यूनिवर्स में कहीं और भी चल रही हैं। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, इन बहुत कम एविडेंसेस के साथ में द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजेक्चर्ड स्टोरी केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो मतलब ज़्यादा हमारे पास में इसके भी एविडेंसेस नहीं थे, पर फिर भी हमने कम एविडेंसेस के साथ में ही ये जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी थी उसको कम या ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। हमें ये नहीं पता कि आरएनए प्रोटीन कैसे बने। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। फिर भी हम ये क्वेश्चन याद रखेंगे, जो नॉन सेलुलर फॉर्म थी, सिंगल सेलुलर फॉर्म थी, वो कब बनी थी, 3 बिलियन ईयर बैक बनी थी। दे वुड हैव बीन जियांट मॉलिक्यूल। और ये किस रूप में थे, ये आरएनए के या प्रोटीन्स के या फिर पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में थे। ये 3 नाम आप याद रखेंगे। दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। ये मॉलिक्यूल्स फिर रिप्रोडक्शन में काम में आए। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो। जो पहली सेलुलर फॉर्म थी वो 2000 मिलियन ईयर अगो पहले नहीं बनी होगी। These were probably single cell। जो सबसे पहले सेल्स बनी वो सिंगल सेल्स थी। All life form were in water and environment only। सबसे पहले जो लाइफ बनी वो कहाँ पर बना, वो वाटर में बना, यानी सबसे पहले जीवन कहाँ पर बना था, वाटर के अंदर बना था। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, ये वर्जन क्या कहलाता है, बायोजेनेसिस कहलाता है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी कोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। बायोजेनेसिस हमें बताती है कि पहली लिविंग फॉर्म किससे बनी होगी, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनी होगी, और इसको हम मेजॉरिटी के साथ में एक्सेप्ट भी करते हैं। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity। धीरे धीरे जो पहली फॉर्म बनी वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती गई, कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी को बनाती गई। एंड टुडे इज द फैसिनेटिंग स्टोरी दैट विल बी डिस्कस्ड बिलो। और आज ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुकी है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी के रूप में। तो आई होप आज को आपका जो ये वीडियो था ये क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। हमने इसमें देखा कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, किस तरीके से ये जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे यहाँ पर हमने वो देखे। सबसे पहले कंडीशंस कैसी थी, आज कैसे कंडीशंस हैं। हमने ये थ्योरी देखी कि फोर्थ जो थ्योरी है वो किसने दी थी, ऑपरेंट और हॉल्डन ने दी थी, और उसके बाद में इसको केमिकली प्रूव किसने किया, एस.एल. मीलर ने। हमने उनके द्वारा बनाए गए सेटअप की स्टडी की कि कैसा उन्होंने सेटअप बनाया था, और आफ्टर दैट उनका रिजल्ट क्या आया, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि लॉकडाउन पीरियड में सभी को इसका बेनिफिट मिले। और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, अपने फीडबैक बता सकते हैं। नेक्स्ट हम चैनल के ऊपर आएंगे इस चैप्टर का 2nd पार्ट लेकर। तब तक आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे।